तो पार्ट 1 जो है वो है पुष्पी पादपों के आकार की। तो बच्चों जब हमने 11th क्लास के बाकी चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जो पादप है उसका वर्गीकरण किया गया है 3 आधारों पर। तो 3 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, यानी कि जो वर्गीकरण का आधार लिया गया वो कैसा लिया? कृत्रिम लिया गया, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। इसके अलावा प्राकृतिक वर्गीकरण, भाई किस तरीके से उसका आकार है, संरचना है, वातावरण से किस तरीके से वो अनुकूलन करती है या प्रतिकूल करती है, वो हमने देखा था, ठीक है। जाति वर्तीय वर्गीकरण, इसमें हमने देखा था कि जो पादप है वो कैसे हैं, किस तरह से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वर्णक कैसे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये 3 आधार हमने वर्गीकृत के लिए लिए, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जैसा कि बच्चों हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया, ठीक है। प्राकृतिक वर्गीकरण के गुण क्या थे, मतलब क्या कैरेक्टर्स थे और ये किसने दिया, और जातिवर्तीय वर्गीकरण की क्या विशेषता थी और ये किस वैज्ञानिक ने इसमें अपना योगदान दिया। 3 क्वेश्चन हैं आपके, कृत्रिम, जातिवर्तीय और प्राकृतिक वर्गीकरण किन वैज्ञानिकों ने दिया और इसके क्या प्रमुख लक्षण थे, ठीक है। तो मैं देखूंगी जब अब कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगी कमेंट, जब वीडियोस हमारे देखे चले जाएंगे तो मैं देखूंगी कि कौन कौन जो बच्चे हैं, और मैं नाम भी लूंगी नेक्स्ट टाइम कि इस बच्चे ने मुझे ये आंसर दिया है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो पादप और खरपतवार, यानी कि मैं पादप की बात करूं तो जब भी आप कोई भी पेड़ देखते हो तो बच्चों उसमें आप शाखाएं देखते हैं, हाँ है ना, है ना, रूट देखते हैं, यानी कि उसकी जो जड़ है, जो मूल है वो हमें दिखाई देती है, पत्तियां दिखाई देती हैं, कुछ पत्तियां गुच्छे में लगी होती है, कुछ साइड्स में लगी हुई होती है, हाँ है ना, पुष्प लगे हुए होते हैं, हाँ है ना, उस पे फल लगे हुए होते हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं एक नॉर्मल प्लांट्स में कि हाँ हमने एक पेड़ देखा या हमने छोटा प्लांट देखा तो उसमें हमें समझ में आता है कि हाँ ये इस तरह का प्लांट है, हाँ है ना। तो पादप में मूल भी होती है, ठीक है, स्टेम यानी कि तना, पत्तियां होती है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं इनमें फूल तथा फल भी होते हैं, हाँ है ना। भाई कुछ जरूरी नहीं कि सारे प्लांट्स में ही आपको फल देखने को मिले, है ना, लेकिन होते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, और फूल भी उनमें पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? आवृत बीजी पादपों के बारे में, जो कि उसमें तो नॉर्मल सी बात है, पुष्प तो होगा ही, हाँ है ना। फिर पुष्पी पादप का भूमिगत भाग जो है वो क्या कहलाता है? मूल तंत्र कहलाता है। जो पुष्पी पादप है यानी कि एंजियोस्पर्म है, उसमें यदि आप भूमिगत भाग की बात करो, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? भूमिगत, यानी कि भूमि के नीचे वाला भाग। तो नेचुरल सी बात है ना, जो भूमि के नीचे वाला भाग होगा वो कौन सा होगा? वहाँ जड़ पाई जाएगी, मूल पाई जाएगी, तो वो सिस्टम कौन सा होगा? मूल तंत्र होगा, हाँ है ना। फिर हम देख रहे हैं ऊपरी भाग, जो भूमि से ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे प्ररोह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्ररोह तंत्र, राइट, आया समझ में। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, मान रही हूँ कि आज मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक की जो 4 चैप्टर हैं उसी से सीखा है कि आप लोग किधर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या क्या आप लोगों की क्यूरियोसिटी है, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी तरफ से। इसीलिए बोल रही हूँ डायग्राम पे विशेष ध्यान दें, उदाहरण पे विशेष ध्यान दें और परिभाषा पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि एनसीईआरटी में या आप कहें कि जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और ईजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो किसका है? पुष्प का है। तो एक प्लांट में पुष्प होगा, है ना, एक भाग। फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? फल है, यानी कि एक भाग फल होगा। फिर हम बात कर रहे हैं ये जो एक पूरी मोटा सा एक डंठल जा रहा है, ये हम इसको क्या कहेंगे? तना कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। जो स्टेम है वो क्या दे रहा है? पूरे प्लांट को एक हम कह सकते हैं सपोर्ट दे रहा है, ताकि उस पर लीव्स लग सके, उस पर फ्रूट लग सके, उस पर हमारा जो पुष्प है वो लग सके, हाँ है ना, ठीक है। इसके अलावा ये आप एक छोटी सी कलिका देख रहे हैं जहाँ से पत्ती बनती है, हाँ या ना, ठीक है। ये जो है वो पत्ती की संरचना है। यहाँ पर
ये जो कलिकाएं होती है उसको हम बोलते हैं नोड्स। हाँ, तो ये नोड के बीच का जो भाग है वो कहलाता है इंटरनोड। क्या कहलाता है? इंटरनोड। और आप देखेंगे भूमिगत भाग जो है वहां पर अपने पास क्या है? जड़ है। अब आगे हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक तो देखेंगे कि मूल के बारे में बात स्टार्ट हो गई है, यानी कि अब जड़ के बारे में बात स्टार्ट हो गई है। तो भूमिगत वाला भाग क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी जड़ हो जाएगी, मूल तंत्र हो जाएगा। हाँ या ना? तो लक्षण क्या है? जो मूल होते हैं, मूल में बेसिकली हरित लवक जो होता है, जो हरा होता है, हरे रंग का वर्णक होता है, उसका अभाव होता है। हाँ या ना? तभी तो आपने देखा है कि भाई हरी हरी जड़ जो होती है वो नहीं होती, ब्राउनिश कलर की होती है। इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या है? हरित लवक नहीं है। ठीक है, मूल पर पत्ती नहीं होती है, कलिकाएं भी नहीं होती है, पाण व पर्व संधियां भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए कि स्तंभ और मूल में डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहली बात है कि मूल में हरित लवक नहीं होता है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि उस पे पत्तियां भी नहीं होती है, पर्ण भी नहीं होती है, पर्व संधियां भी उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिरकार मूल के प्रकार क्या है। तो बच्चों यहाँ पर बताने से पहले मैं बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ अगेन। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है, वो कहलाता है प्लोम्यूल। ठीक है, क्या कहलाता है? प्लोम्यूल। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल हम इसको कहते हैं। तो अभी आप कहोगे कि मैम ये वाला भाग क्या हुआ? तो बच्चों जो प्लोम्यूल है, प्लूम्यूल से हमेशा किसका विकास होता है? उसका विकास होता है तने का। ठीक है, और जो हमारी रेडिकल है उससे हमेशा क्या बनती है? जड़ बनती है, मूल बनता है या फिर मूल तंत्र बनता है। क्लियर हो गई? प्लोम्यूल से हमेशा क्या बनता है? तना बनता है, और रेडिकल से क्या बनेगा? हमेशा जड़ बनेगी। तो ये मैंने किस में बताया आपको? डाइकोटिलेडन्स यानी कि द्विबीजपत्री में आपको बताया। ठीक है, आपको पता ही है ना एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं? हाँ है ना भाई? जिसमें एक बीजपत्र पाया जा रहा है वो एक बीजपत्र है ना, और यदि जिसमें दो बीजपत्र पाए जा रहे हैं वो क्या होगा? द्विबीजपत्री होगा, डाइकोटिलेडन होगा। जैसे कि चना, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया चना है, तो चने का जो नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल में से हमेशा जड़ का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मूल है उसका निर्माण कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? रेडिकल उसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि मैम जो प्लूम्यूल होता है उससे क्या बनता है? उससे बनता है हमारा तना। आपको ये बात आ गई समझ में? आगे बढ़ूं तो बच्चों ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, अपन बात कर रहे हैं अभी इस वाले पार्ट की, यानी कि हमारे जड़ की, है ना। तो जड़ जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास? रेडिकल है। हाँ है ना। तो एक छोटी सी बात बता रही हूँ बच्चों, जो रेडिकल है, यदि रेडिकल से जो जड़ें निकल रही है असल में वो ही वास्तविक मूल कहलाती है। वापस बोल रही हूँ, आपसे पूछा जा सकता है वास्तविक मूल क्या होती है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि जो मूल है उसका निर्माण यदि रेडिकल से हो रहा है तो उस तरह की जो जड़ें बनेंगी वो ही वास्तविक जड़ें कहलाएगी, और जो रेडिकल के अलावा कहीं और से जड़ बन रही है तो उसको हम वास्तविक रूट नहीं कहेंगे। आया समझ में? तो मूल के प्रकार क्या है? प्राथमिक मूल क्या है? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पर, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में डाइकोटिलेडन्स। बच्चों आप ये सोचोगे कि मैम इंग्लिश में भी बता रही है, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी ताकि आप चीजें सीख सको। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पादप क्या हुए? डाइकोटिलेडन्स हुए। इसमें मूलांकुर यानी कि रेडिकल, क्या हुआ? मूलांकुर यानी कि रेडिकल। यहाँ मूलांकुर से क्या होगा? वृद्धि करेंगे और मूलांकुर क्या होंगे? लंबे होने लगेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक बार डायग्राम बना रही हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेडिकल है यानी कि मूलांकुर है, यहाँ से मूलांकुर का निर्माण होने लगेगा, है ना, और ये मूलांकुर क्या होंगे? लंबे होने लगेंगे, और ये क्या बनाती है? प्राथमिक मूल बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? प्राथमिक मूल बनाती है। और
द्वितीयक व तृतीयक मूल, और इसी प्राथमिक मूल से हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी और जो टर्शरी रूट्स होती हैं, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक रूट भी निकलती है, हाँ या ना। तो प्राथमिक रूट निकली मूलांकुर से, फिर उस प्राथमिक मूल से सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि द्वितीयक और तृतीयक मूल का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह की जो मूल है, यानी कि जहाँ पर टर्शरी और प्राइमरी से जो सेकेंडरी रूट निकल रही है, टर्शरी रूट निकल रही है, तो वो क्या बना लेगी, एक रूट सिस्टम बना लेगी। क्या बना लेगी बच्चों, एक पूरा रूट सिस्टम बना लेंगी, और इसी रूट सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, मुसला मूल तंत्र बोल रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टैप रूट। किसको, मुसला मूल तंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुसला मूल तंत्र क्या है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो मूल है वो मिलकर एक तंत्र बनाती है, जिसको हम बोलते हैं मुसला मूल तंत्र। आया समझ में। इधर हम एक डायग्राम देखेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो मूलांकुर है वो वृद्धि कर रहा है, रेडिकल वृद्धि कर रहा है, मूल बन रही है, ये हमारी प्राथमिक मूल है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है, जो पार्श्व में द्वितीय और तृतीयक मूल बन रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ये आपकी बुक का डायग्राम है, हाँ या ना। तो आया समझ में। मुसला मूल तंत्र क्या है, टैप रूट बोलते हैं। प्राथमिक मूल बनती है, द्वितीयक मूल बनती है, तृतीयक मूल बनती है, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुसला मूल तंत्र कहलाता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। और ये बेसिकली अभी हमने बात करी थी कि द्विबीजपत्री पादप है, जैसे कि आम, नीम, सरसों और टमाटर। तो टैप रूट का आपसे देखो एग्जाम्पल, उदाहरण आ गया। मैं क्यों रुकी एकदम से, क्योंकि उदाहरण है बच्चों, याद रखने वाली बात है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुसला मूल तंत्र कहाँ पाया जाता है, हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो डायकोटिलेडन्स होते हैं, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जैसे कि आम, जैसे कि नीम, जैसे कि सरसों, जैसे कि टमाटर, ठीक है। ऐसे वाले जो पादप हैं उसके अंदर हमारा मुसला मूल तंत्र पाया जाता है, टैप रूट पाई जाती है। और जो मूल, वापस बोल रही हूँ, जो मूल मूलांकुर से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, आखिरकार वो ही वास्तविक मूल होती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल जो है वो क्या है, टैप रूट है, और यही वास्तविक रूट होती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। जकड़ा मूल तंत्र। जकड़ा मूल तंत्र क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इधर देखो नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर ये अपनी भूमिगत सतह है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मूलांकुर है। यहाँ से क्या होता है कि मूलांकुर कभी कभी या प्राथमिक मूल जो होती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, या किसी रीज़न से डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फिर जो ये डीजनरेट हो गई तो इसकी जगह पर क्या होगा, कुछ ऐसे तंतुक निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, ऐसे तंतु निकल जाएंगे, और इसी तंतु को हम क्या बोल रहे हैं, जो फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट किसका एग्जाम्पल है, जकड़ा मूल तंत्र का एग्जाम्पल है। किसका है, फाइब्रस जो रूट होती है, यानी कि जो तंतुक मूल होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, जकड़ा मूल तंत्र का है। ये बेसिकली एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। प्राथमिक मूल जो होती है, अल्पायु होती है, मैंने कहा ना डीजनरेट हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, और इसके स्थान पर अनेक पतली पतली, ठीक है, मूल निकल जाती है, रेशे टाइप की मूल निकल जाती है, या मैं कहूँ कि जो तंतु टाइप की मूल निकल जाती है। और इसी तंतुओं को हम क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में फाइब्रस, क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस रूट कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंतुक रूट। क्या कहते हैं, तंतुक रूट। ये मूल तने के आधार से निकलती है, जो तना होता है उसके आधार से निकलती है, ठीक है। और इसे ही हम जकड़ा मूल तंत्र भी कहते हैं। ये देखो डायग्राम, यहाँ पर देखो किस तरीके से तने से सटी हुई है, हाँ या ना। इस तरह की ये देखो छोटी छोटी इन्होंने बना ली, पूरा इस तरह का ये तंतुक बना लेती है। और इस तरह की जो तंतुक मूल होती है वो किसका एग्जाम्पल है, जकड़ा मूल तंत्र का। बेसिकली किस में पाई जाती है, एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। आया समझ में। जैसे कि गेहूं का पौधा, मक्का और ज्वार। आपको भी पता है भैया, जो मोनोकोटिलेडन है वो किस में होते हैं, मक्का, मक्का क्या, गेहूं का पौधा, मक्का, ज्वार, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, हाँ या ना। आया समझ में भाई। मक्का का दाना कैसा है,
अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा है? एक बीजपत्री पौधा है। आया समझ में? तो ये यहाँ तक आ गया। मूल तंत्र हमने पढ़ा, तो मूसला मूल तंत्र पढ़ लिया, फिर हमने जकड़ा मूल तंत्र पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है अपस्थानिक मूल। क्या होता है? अपस्थानिक मूल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिशियस। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। किसको? अपस्थानिक मूल को। ये जो अपस्थानिक मूल होती है, कुछ पादपों में मूल मूलांकुर की बजाय, यानी कि रेडिकल के अलावा, तो रेडिकल के अलावा जो मूल होगी, क्या वो वास्तविक रूट होगी? हाँ है ना? नहीं ना। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पर रेडिकल से मूल नहीं निकलेगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन रेडिकल के अलावा, यानी कि जो मूलांकुर है, ये मूलांकुर है हमारा, इसके अलावा कहीं और से, ठीक है, यहाँ कहीं और से रूट निकल रही है, ठीक है, कहीं और से, रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकल रही है, तो इस तरह की जो रूट है वो एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी, अपस्थानिक मूल कहलाएगी। और ये अन्य भाग से निकलती है, जैसे एग्जाम्पल हमारा घास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बरगद है। ठीक है, आया समझ में? फिर हम देखेंगे, एक बार मैं बरगद वाला और एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, बरगद आपने देखा है इस तरीके से ये पूरा पौधा होता है, और यहाँ पर इस तरीके से जो रूट्स है वो निकल जाती है। ये रूट्स क्या करती है? उस बरगद के पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? कि भाई उसको खड़ा रहने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ ये जो रूट्स होती हैं, जो बरगद की जो रूट होती है, बैनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती है, जिसको हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। आगे हम जब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे, यानी कि रूपांतरण जब हम पढ़ेंगे मूल का, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जो बरगद है, यहाँ पे बैनियन ट्री है, वहाँ की जो प्रॉप रूट है, ये क्या करती है, जमीन तक आ जाती है और उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो एडवेंटिशियस जो रूट है, ये भी बहुत ज़्यादा पौधों के लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मूल के क्षेत्र, यानी कि जो रूट है उसके जोन्स क्या क्या हैं, किस तरह के जो क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं। तो मूल गोप, रूट कैप जिसको हम कहते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र जहाँ पर सेल डिवीजन होता रहता है। फिर हम बोलेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि इलोंगेशन रीजन, और परिपक्वन क्षेत्र यानी कि मैचुरेशन रीजन। तो बच्चों अभी तक यदि कॉपी पेन नहीं निकाला है तो प्लीज़ अभी कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है एक। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हाँ है ना? कलर चेंज करूँगी वापस से डायग्राम के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे, ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये टैंगिटल करके कुछ शेप में बना हुआ है, हाँ है ना? तो ये कब होता है, ये जो क्षेत्र होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मूल गोप यानी कि रूट कैप। ठीक है, ये रूट कैप होती है। अभी इसका कार्य अपन आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ और जो रीजन्स हैं, यानी कि कुछ और कोशिकाएं बन रही है, जिसको हम बोलेंगे मेस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेस्टेमेटिक सेल्स बनेगी, यहाँ पर मेस्टेमेटिक कोशिकाएं बनेगी, जो कि यहाँ पर क्या करेगी, आगे जाके नई कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में इलोंगेशन होगा, यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मैस्मेटिक क्षेत्र से जो नई कोशिकाएं निकली है, वो आगे जाके कॉर्टेक्स बना सकती है। ठीक है, या हम कहें कि भाई जाइलम फ्लोएम बना सकती है, सघन उत्तक तंत्र बना सकती है, ये जाके इलोंगेटेड होगी। अब इलोंगेटेड हो गई, क्षेत्र बन गया, अब क्या आएगी, परिपक्वन अवस्था आएगी। क्या आएगी, परिपक्वन अवस्था, यानी कि मैचुरेशन स्टेज आएगी। और इसी मैचुरेशन स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर कुछ मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं, ये मूल रोम होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी, जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, आखिरकार इनके क्या कार्य है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा रूट कैप। ठीक है, अब रूट कैप जो है, मूल गोप जो है, वो क्या है,
मूल का शीर्ष मूल गोप से ढका रहता है। ठीक है, मूल का जो शीर्ष है वो क्या हो रहा है, मूल गोप से ढका रहता है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे सेंसिटिव होती है, कोमल होती है। तो अब जब वो अंदर धरती पे जाएगी, यानी धरती के अंदर जाएगी, भूमि के अंदर जाएगी, तो वो इंजर्ड हो सकती है ना, डैमेज हो सकती है, डिजनरेट हो सकती है। तो उस क्षेत्र को हमें कहीं ना कहीं से तो सुरक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो उस सुरक्षा को देने के लिए उस मूल के पास क्या है, रूट कैप है, मूल गोप है ना। उस मूल गोप के द्वारा उस रूट का जो प्यारा सा जो सेंसिटिव पार्ट है उसको कौन देगा, ये प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो यह मूल के कोमल शीर्ष की रक्षा करता है। आपसे पूछा जा सकता है रूट कैप का क्या कार्य है, तो ये क्या दे रहा है, उस कोमल जो पार्ट है, उसका जो एकदम सेंसिटिव पार्ट है उसकी रक्षा कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ये मूल की वृद्धि क्षेत्र को भी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो मूल गोप है, आप देखेंगे ये जो मूल गोप है यहाँ पर, इसके बाद ही मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र आ जाता है जहाँ पर नई कोशिकाएं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मूल की जो वृद्धि होगी, है ना, जो मूल की इधर से वृद्धि होगी, यदि ये कोमल पार्ट ही टूट जाएगा तो क्या वृद्धि हो पाएगी, डिजनरेट हो जाएगा, हाँ है ना। तो इनडायरेक्टली ये मूल की वृद्धि को भी हेल्प करवा रहा है, हाँ है ना। फिर सेकंड पार्ट है हमारा कोशिका विभाजन क्षेत्र, यानी कि सेल डिवीजन क्षेत्र, सेल डिवीजन रीजन, जिसके अंदर हम बेसिकली मैथमेटिक जो एरिया होता है, मैथमेटिक जो रीजन होता है उसकी बात करेंगे। बच्चों आपसे एक और क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है जो कि हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, याद हो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या रीज़न है, आप आंसर करेंगे। ठीक है, आप आंसर करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो पादप होते हैं वो जीवन पर्यंत तक ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतुओं में या मानव में ऐसा नहीं होता। इसका पीछे क्या रीज़न है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे इसका आंसर चाहिए तो चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं, मूल गोप से ठीक ऊपर होता है। तो ये जो मैथमेटिक रीजन होता है या कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है, ये मूल गोप से जस्ट ऊपर होता है, और इसे विभाज्योत्की यानी कि जो विभाजन जिसमें होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैथमेटिक क्षेत्र। अब एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो आपको पुराने से दिया है मैंने, जो अभी क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जो कोशिकाएं बन रही है ना, जो भी कोशिकाएं बन रही है क्या वो प्योर होगी, मतलब प्योर इन द सेंस है कि वो डिजीज फ्री होंगी, उसमें कोई रोग तो नहीं होगा। तो इसका आंसर जब हम नेक्स्ट पार्ट से जैसे जाएंगे, जब ये आप पार्ट पढ़ लोगे तब मैं बताऊंगी कि इसका क्या आंसर होगा। क्यों बताऊंगी ये आंसर, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है। जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप ही देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैथमेटिक रीजन आ गया। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। जो मैथमेटिक क्षेत्र है, जो रीजन है, वो कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा छोटी और पतली भित्ति वाली होती है। तो यहाँ पर जो सेल्स बनती है वो बहुत ही छोटी होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। इन कोशिकाओं में सघन प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। क्या पाया जाता है इनमें, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इनमें बार बार विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है, बार बार विभाजन होता रहता है, इसीलिए हम इसको विभाजक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बार बार डिवीजन की कंडीशन आ रही है। फिर है दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि इलोंगेशन रीजन। ठीक है, इलोंगेशन रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमने क्या देखा था, मैथमेटिक रीजन देखा। फिर यहाँ पर जो आ गया बच्चों वो क्या आ गया, इलोंगेशन, यानी कि अब जो मूल है उसमें नए नए क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। भाई कोशिकाएं बन गई, विभाजन हो गया, तो अब वो कॉर्टेक्स में जाएंगी, कुछ वेस्क्यूलर सिस्टम बनाएंगी यानी कि संवहन उत्तक तंत्र बनाएंगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगी। इस तरह का बनाएगी कि नहीं बनाएगी, हाँ है ना। तो ये मैथमेटिक क्षेत्र के पास में ही स्थित होता है। ठीक है,
इस क्षेत्र की कोशिकाओं से शीघ्रता से लंबाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलोंगेटेड है बच्चों, इसका नाम ही देखो इलोंगेटेड, यानी कि वृद्धि करना लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोशिकाओं में शीघ्रता से वृद्धि होगी और इनकी लंबाई जो होगी वो बेसिकली 2 to 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 2 से 7 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। ठीक है, परिपक्वन क्षेत्र यानी कि मैचुरेशन रीजन, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता, यानी कि अब इलोंगेशन में इतना अपना पार्ट बना लिया, विविधता तो आगे भी, किसी ने कॉर्टेक्स सेल्स बना ली, किसी ने वेस्कुलर बंडल बना लिया, हाँ या ना, तो यानी कि विविधता तो आ गई है यहाँ पर। तो परिपक्वता तो भी आएगी ना, यानी कि मैचुरेशन आएगा, अब वो परिपक्व हो गई हैं और यही क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा, परिपक्वन क्षेत्र कहलाएगा, जिसको हम मैचुरेशन रीजन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली व कोमल धागे की तरह, यानी कि जो रोम है, जो संरचनाएं निकलती है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मूल रोम। बहुत ही पतली संरचनाएं निकलती हैं और मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण जो है वो अवशोषण करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मूल रोम होते हैं, ठीक है, जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं, वो कौन सी स्टेज में निकलते हैं। वापस से क्वेश्चन बोल रही हूँ, जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं, उनका जो ओरिजिन है वो कौन से क्षेत्र से होता है, तो आपका आंसर आएगा जो मैचुरेशन स्टेज है। ठीक है, यानी कि जो मैचुरेशन स्टेज है, ठीक है, मैचुरेशन स्टेज में आपके पास किसका ओरिजिन है, हमारे हेयर रूट का। ठीक है, यानी कि मूल रोम का। ठीक है, मूल रोम का यहाँ पर विकास होता है और इन मूल रोम का कार्य क्या है, तो बच्चों खनिज लवण और पानी का अवशोषण करने का ये कार्य करती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ या ना, नीट में पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कॉपी में क्वेश्चन बना लेना और उसका आंसर भी साथ के साथ लिखते जाना। और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये परिपक्वन क्षेत्र है, ये दीर्घीकरण यानी कि इलोंगेशन है, जहाँ पर इलोंगेटेड हो जाती है, अपना पूरा मैच्योर स्टेज में आ जाती है। फिर मैस्टमेटिक रीजन है, जहाँ पर सेल डिवाइड होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, और इससे नीचे वाला जो है वो मूल गोप है, यानी कि रूट कैप है, जो कि उसकी जो फ्लेक्सिबल जो होती है या बहुत सेंसिबल जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फिर है मूल के रूपांतरण, यानी कि अब हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं राइज होते हैं और विद एग्जाम्पल। तो आपको अभी क्या फोकस करना है कि किस तरह के जो है मॉडिफिकेशन हो रहे हैं या इसी के साथ किस तरह का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है, वो चीज़ हमें नोटिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको साइड में नोट्स बनाते रहना है जो मैं बोल रही हूँ। मूल के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है, तो पादपों के मूल, ठीक है, पादपों में जो मूल जो है वो क्या करती है, बेसिकली पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण व संवहन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी मूल रूपांतरित करती है। यानी कि अधिक रूट का जो बेसिक जो फंडामेंटल फंक्शन है वो क्या है, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना है। लेकिन क्या यहीं तक ही इनफ है क्या इसका कार्य? नहीं, इसका बहुत सारा कार्य है, जैसे कि सुरक्षा प्रदान करना, है ना, रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन हम बोले कि श्वसन क्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर मैं बोलूँ कि जो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, उसमें भी जो है मूल बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, कुछ पादपों में जड़ें जो हैं खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है और मांसल हो जाती है। देखो बच्चों, जैसे कि आपने देखी होगी कि कैरेट, अब इसका जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप इधर की तरफ फोकस करना, किसका, कि जब मूल जो है वो खाद्य पदार्थ में यानी कि फूड स्टोरेज में, ठीक है, फूड स्टोरेज की तरह काम आ रही है। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, फूड स्टोरेज, यानी कि भोजन का खाद्य संग्रह के आधार पर जो मूल में रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चों एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल। ठीक है, कॉनिकल रूट,
ठीक है, जो मॉडिफिकेशन है, जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है, वो क्या है, कॉनिकल रूट। अब कॉनिकल का क्या मतलब, आपने कॉर्न देखा है, कॉर्न देखा है ना भाई, इस तरह की शेप होती है कुछ, ये कॉर्न की शेप होती है, ठीक है। इसको अब ये जो शेप होती है बच्चों, वो आपको किस में मिलती है बेसिकली, आप बोलेंगे गाजर में, है ना। तो कॉनिकल, कॉनिकल यानी कि कैरेट, याद रहेगा, याद कराने का टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए फोकस करवा रही हूँ क्योंकि ये नीट के, जो अपन नीट का आधार बना के चल रहे हैं ना, यदि जो बच्चे नीट को देने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप ये मत सोचो मैम हिंदी में बोल रही, इंग्लिश में बोल रही, अभी आपको सीखना है। यदि मैं देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो कॉनिकल रूट, कॉनिकल यानी कि कॉर्न शेप, है ना, रूट यानी कि मूल, है ना। तो कॉनिकल जो रूट का एग्जाम्पल होगा, देख कॉनिकल सी, सी है यानी कि कैरेट है, क्या है, कैरेट है। तो कैरेट कैसा है, देखो गाजर है, गाजर कैसी है आपको, ठीक है, ये, और ये कैसी है, कॉनिकल शेप है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपने पास एक और जो एग्जाम्पल है, एक तो हो गया कॉनिकल, एक हो गया फ्यूसीफॉर्म, ठीक है, एक हो गया हमारा फ्यूसीफॉर्म, ठीक है। जो ये फ्यूसीफॉर्म होती है, ये कैसी होती है, फ्यूसीफॉर्म का मतलब होता है, देखो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से स्वेलअप हो जाती है, यानी कि सूज जाती है, थोड़ी मासल हो जाती है, और फिर नीचे से थोड़ी पतली होती जाती है, ठीक है, और इस तरीके से ये शेप बना लेती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेडिश, रेडिश यानी कि मूली, ठीक है, मूली। तो फ्यूसीफॉर्म और जो कॉनिकल रूट है, वापस से बता रही हूँ, फ्यूसीफॉर्म का क्या मतलब है, जो ऊपर से थोड़ा मासल हो जाए, स्वेलअप हो जाए, और नीचे से वो पतली होती जाए, जैसे कि हमारी रेडिश, मूली। और उसी के अलावा कॉनिकल रूट जो है वो कॉर्न शेप्ड की होगी, यानी कि कैरेट, यानी कि गाजर। तो ये एग्जाम्पल किसके दिए मैंने, जो कि हमारा फूड स्टोरेज में काम कर रहा है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ हमारा हरा है। तो अब ये आपने देख लिया दो चीज़। इसके अलावा जो ये रूपांतरित हो रही है, ये क्या कर रही है, गाजर है, गाजर में क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ हो रहा है, खाद्य पदार्थ मिलता है, और हम लोगों को भी बहुत पौष्टिक होती है वो खाने के लिए। तो कैरेट किसका मॉडिफिकेशन है, आपसे पूछा जा सकता है कैरेट किसका एग्जाम्पल है, या कैरेट किसका रूपांतरण है, तो आप क्या बोलोगे, मूल का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, मूल का। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा स्वीट पोटैटो। क्या है बच्चों, स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंद। क्या है, स्वीट पोटैटो का मतलब होता है शकरकंद, ठीक है। शकरकंद किसका उदाहरण है, तो अभी मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो बच्चों, एक होता है पोटैटो जो नॉर्मल आलू की बात करते हैं, और एक होता है स्वीट पोटैटो। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हिंदी में तो आ गया हमको कि भाई शकरकंद है और एक आलू है, दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए, भाई नाम तो आ सकता है ना स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसका रूपांतरण है, तो आपको आंसर करना है ये मूल का रूपांतरण है। नीट में पूछा ही जाता है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। जबकि आपसे पूछा जाए कि भाई आलू जो है ना, या फिर जो पोटैटो है वो किसका रूपांतरण है, तो अब जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेम आंसर आएगा। हो गया क्लियर। वापस बता रही हूँ, जो स्वीट पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, यानी शकरकंद। लेकिन जो आलू है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यानी कि तने का रूपांतरण का वो है, एक रिजल्ट है, ठीक है। अब दलदल व क्षारीय क्षेत्रों में जो भूमि में उगाए जाने वाले पौधे हैं, उनकी जड़ें क्या होती है, वृद्धि कर भूमि के ऊपर आ जाती है। जो दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जड़ क्या होती है, ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमेटोफोर। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि न्यूमेटोफोर क्या है, ठीक है। ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि न्यूमेटोफोर क्या होते हैं, तो न्यूमेटोफोर वो होते हैं जो कि दलदल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पादप की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और ये बेसिकली श्वसन में सहायक होती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में सहायक होती है। क्यों, देखो क्या होता है, देखो न्यूमेटोफोर में आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखना बच्चों एक बार, जड़ जो होती है वो हमेशा इस तरीके से उगती है नीचे की तरफ। हमने ये तो कहा था ना भाई, जो भूमिगत
जो नीचे वाला क्षेत्र है वो मूल वाला कहलाता है, हाँ या ना, मूल तंत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा अपवाद है वो क्या है कि भाई नीचे की तरफ जो रूट है वो हमेशा बनती है, लेकिन दलदल का क्षेत्र होगा तो श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभाव हो जाएगा ना, गैसेस का जो विनिमय नहीं होता है, मतलब गैसों का जो विनिमय होता है वो नहीं हो पाता है, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो गैस क्या होती है, यहाँ पर थोड़ी सी तंतुक में जो रूट्स है वो निकल जाती है और ऊपर की तरफ वो ग्रोथ करने लग जाती है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होगी ना बच्चों, भाई नीचे से ना होकर के गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रूपांतरण है उसको हम बोल रहे हैं न्यूमेटोफोर। और ये जो रूपांतरण हो रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया में उस पादपों के लिए हेल्पफुल होता है। आया समझ में? तो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। पूछा जा सकता है राइजोपस जो है वो क्या है, वो मूल का रूपांतरण है। राइजोपस प्लांट में जो न्यूमेटोफोर जो है वो पाई जाती है, और ये क्या है, एक रूट मॉडिफिकेशन है। रूट मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? श्वसन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ है। आया समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। फिर है कुछ पौधों की जड़ें जो है वायवीय शाखाओं से निकलकर, यानी कि एरियल टाइप से निकल कर के लटक जाती हैं और भूमि में प्रवेश कर वृक्ष को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। और इस तरह की जो रूट होती है वो क्या कहलाती है? अवस्तंभ मूल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेल्ट। क्या कहते हैं? स्टेल्ट रूट कहते हैं इसको बच्चों। पूछा जा सकता है स्टेल्ट रूट क्या है, जो कि, तो स्टेल्ट रूट का जो एग्जाम्पल है ना बच्चों वो ये है, क्या है, गन्ने को। गन्ने को आप देखते हो इस तरीके से, ये गन्ना है, गन्ने में यहाँ साइड से, ठीक है, इस तरीके से साइड से रूट निकल जाती है, और इस रूट को हम बोलते हैं अवस्तंभ। क्या बोलते हैं? अवस्तंभ रूट कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेल्ट रूट। क्या कहते हैं? स्टेल्ट रूट। और इसका बेसिक एग्जाम्पल जो है वो है गन्ना, शुगर केन, ठीक है। फिर जो है सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो डायग्राम किसका है? बैनियन ट्री का, यानी कि बरगद का। किसका है? बरगद का एग्जाम्पल है, बैनियन ट्री का एग्जाम्पल है, बैनियन ट्री, ठीक है, बरगद का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रही है, आपने देखा होगा कि जड़ें जो है इस तरीके से निकल जाती हैं और भूमि में चली जाती है। तो ये क्या कर रही है बैनियन ट्री, उसको मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है। तो कितना अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है ना प्लांट के लिए। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं प्रॉप। प्रॉप, आपने बच्चों कभी डांस वाला जो कोई प्रोग्राम देखा है जिसमें डांस, जैसे डांस इंडिया डांस, उसमें आपने कई बार जो नर्तक होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो साथ में अपने कुछ ना कुछ आइटम लेकर आते हैं, जैसे कोई भी है ना, जैसे मंजीरा लिया है या प्लेट लिया है, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉप, है ना। प्रॉप यानी कि जो आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, प्रॉप याद रहेगा, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं, उसको याद करने का हमारे पास तरीका है कि जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रॉप, यानी आपके पास क्या प्रॉप्स है ना। तो इसी तरीके से जो बैनियन ट्री है, जो बरगद का ट्री है, उसके पास क्या प्रॉप्स है, जो रूट है, एक्स्ट्रा रूट्स है ना, वो निकल रही है और वो क्या कर रही है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की जो रूट होती है वो हम प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है बैनियन ट्री, और स्टेल्ट रूट और अवस्तंभ रूट का एग्जाम्पल क्या है, हमारा गन्ना, ठीक है। कुछ पादपों की जो पर्व संधियां व तने के आधार से जड़ें निकलती हैं, इसको हम कहते हैं स्टेल्ट रूट का ये एग्जाम्पल है, जैसे बाजरा। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इस तरह की रूट, मक्का और गन्ना, ठीक है। आया समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा मूल के कार्य। इससे पहले बच्चों एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि जो मूल होती हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन के लिए ही मैं बता रही हूँ। जो रूट मॉडिफिकेशन है उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ मैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैसे कि एक जो काम है, जो मूल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। कैसे? तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर, ये क्या है, लेग्यूमिनेस, ठीक है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इस तरह की जो है रूट निकली हुई होती है, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं
जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं, एक चैन बना लेते हैं और ये चैन बना करके अंदर एंटर होते हैं। क्या होते हैं, अंदर एंटर होते हैं। जो ये चेन बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस थ्रेड, ठीक है, इन्फेक्शियस थ्रेड बोलते हैं। और इसी इन्फेक्शियस थ्रेड की वजह से क्या करते हैं, अंदर पास ऑन होते जाते हैं, ठीक है। पास ऑन होने की वजह से क्या होता है कि पहले जो लेग्यूमिनस की इस तरीके से जो संरचना थी वो ऐसी थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और मॉडिफिकेशन होने की वजह से ये जो रूट है वो कर्ल कर जाती है। कैसे हो जाती है, कर्लिंग, इसको हम बोलते हैं कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है। और कर्लिंग स्टार्ट होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो इजीली अब क्या करेंगे, अच्छी मात्रा के अंदर इस लेग्यूमिनस जो प्लांट है उसमें एंटर करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होता है कॉर्टेक्स, क्या होता है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या होगा, अब भाई ये लेग्यूमिनस में ये बैक्टीरिया जा रहे हैं और हमारा जो पादप है वो आराम से इसको आने दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करेंगे। तो ये लाभ वाली बात हो गई। अब ये स्थिरीकरण करने से इनको क्या मिल रहा है, जो स्थिरीकरण से जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये प्रोडक्ट को कौन यूज करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट यूज करता है और सरवाइव करता है। यानी कि देखो क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है उनको अपना पोषण मिल रहा है इस लेग्यूमिनस प्लांट से, और जो प्लांट है उसको क्या हो रहा है, उसको भी अपना पोषण मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो एसोसिएशन है, यानी कि यहाँ जो संबंध है वो कैसे हो गया, सहजीविता वाला संबंध हो गया। यानी कि मैं बोलूँ तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहजीविता। क्या बोलेंगे, सहजीविता बोलेंगे। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस के साथ सहजीविता कैसे करते हैं। तो आपको आगे समझ में किस तरीके से आया। और एक और क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है, नाइट्रोजिनेज। क्या नाम हो रहा है, नाइट्रोजिनेज। ये क्या करता है, अपघटित करने का काम करता है। किसका, क्योंकि एंजाइम है तो सीधी सी बात है अपघटन तो हो गई। ये अपघटन का काम करेगा। और ये अपघटन कब करेगा, ये अपघटन तभी कर सकता है जब यहाँ पर जो कंडीशन है वो एनएरोबिक होगी। एनएरोबिक का क्या मतलब होता है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका अभाव होगा, हाँ या ना। तो O2 के अभाव में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कंडीशन हो सकती है जब बैक्टीरिया में नाइट्रोजनेज वर्क करेगा। और नाइट्रोजनेज में ये काम कब करेगा, जब यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो एनारोबिक होगी। अब एनारोबिक कंडीशन कैसे बनाएगा ये प्लांट। तो बच्चों जो लेग्यूमिनस होता है, क्या होता है, जो लेग्यूमिनस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक रेड पिंक, ठीक है, रेड पिंक कलर का एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेड और पिंक कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, O2 का स्कैवेंजर बोलते हैं इसको, O2 स्कैवेंजर, यानी कि ये अभाव करता है, उसको रोकता है, ऑक्सीजन को रोकता है, ताकि वो कंडीशन कैसे बनी रहे, एनएरोबिक कंडीशन बने रहे, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव वाली कंडीशन बनी रहे, जिससे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करेगा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य इजीली हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेड पिंक पिगमेंट है ना, इसको हम जो लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, लैग हीमोग्लोबिन। तो ये लैग हीमोग्लोबिन नीट में पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे लैग का क्या मतलब है, तो यहाँ पे होगा लेग्यूमिनस प्लांट। क्या होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में ये पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए हम इसको लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। आया समझ में। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हुआ, रूट का मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की चैन गई जिसको हम इन्फेक्शियस थ्रेड बोल रहे हैं। यहाँ पर इस थ्रेड को प्रॉपर चलाने के लिए रूट ने अपना मॉडिफिकेशन किया, कर्लिंग स्टार्ट कर दी, और
इजीली जा रहे हैं कॉर्टेक्स में। क्या हुआ यहाँ पर? सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, यानी कि सहजीविता चली, प्लांट को भी अपना फायदा हो रहा है और बैक्टीरिया को भी अपना पोषण मिल रहा है, प्लेस मिल रहा है, होस्ट मिल रहा है रहने के लिए। तो दोनों में सहजीविता होगी, आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भाई यहाँ पर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो हमेशा एनारोबिक कंडीशन पे काम करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में ही काम करेगा। ऑक्सीजन का अभाव कैसे होगा? भाई लेग्यूमिनस में एक रेड पिंक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो O2 को अंदर नहीं आने देता, यानी ऑक्सीजन का अभाव कर लेता है, और यही रीज़न है कि आराम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो पाता है। आया समझ में? ये पहला एक एक्स्ट्रा बताया, अब दूसरा यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। जो दूसरी बात है, ये पहली बात हो गई अपनी, ये दूसरी बात है। दूसरी बात है एक तरह की जो एपीफाइटिक, ठीक है, एपीफाइटिक रूट। एक होती है एपीफाइटिक रूट। ये एपीफाइटिक रूट जो होती है बच्चों, ये क्या काम करती है? जो नमी है उसका अवशोषण करती है। नमी का अवशोषण करती है, जैसे ह्यूमिडिटी का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है इजीली ग्रो कर पाए। इसके अलावा जो थर्ड मॉडिफिकेशन है वो है एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी रूट का जो फंक्शन है, ये इसका जो कार्य है, ठीक है, वो आप बताएंगे विद एग्जाम्पल। और इसका एपीफाइटिक रूट का जो एग्जाम्पल है वो है ऑर्चिड, ठीक है। ऑर्चिड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑर्चिड इसका एग्जाम्पल आ गया, समझ में आ गया। मैंने 3 एक्स्ट्रा चीजें बताई है। पहला तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, दूसरा एपीफाइटिक रूट, तीसरा एक्सिलरी रूट। एक्सिलरी रूट का फंक्शन और इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। थोड़ा काम तो आपका भी बनता है। फिर हम देखेंगे मूल का क्या कार्य है। तो मूल का जो प्रमुख कार्य है वो भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करना है। मूल तंत्र पादप को भूमि में स्थिर रखने के लिए, भाई मूल तंत्र नहीं होगा तो पकड़ नहीं होगी तो पेड़ आराम से गिर जाएगा। तो जकड़ या पकड़ करने के लिए, या हम कहें कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी रूट इंपॉर्टेंट होती है। मूल भोजन संचय या श्वसन में भी ये क्या करती है? हेल्प करती है। आया समझ में?